अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा हम लोगों ने मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट की हुई थी, उसका बैकग्राउंड किया हमने। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 19 है इंग्लिश वालों का और पेज नंबर 13 है उर्दू वालों का। अब उसमें हमने मुस्लिम लीग का जो क़याम है 1906 में जो हुआ उसको डिस्कस करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। अब वो कहता है कि जो सेशन है, इजलास है ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप। अब वो कहता है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका इजलास जो है वो चेयरमैनशिप किसकी थी? नवाब वकारुल मुल्क, यानी नवाब वकारुल मुल्क जो है उनकी चेयरमैनशिप में हुआ। और इस इजलास में जो बेसिकली जो है वो मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से था, जो कि दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ। ठीक है, ढाका में ये इजलास जो है वो 1906 में हुआ। एंड ही सेड इन हिज presidential address that it was necessary for the Muslims of India to establish a separate political party that will work to safeguard their political rights। अब वो कहता है कि उनका बेसिक मकसद ये था कि एक ऐसी जो है वो जमात बनाई जाए, यानी जो है वो चाहते थे कि अंग्रेज़ हुकूमत के सामने जो है मुसलमानों के नुक्ता नज़र को जो पेश कर सके, यानी मुसलमानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पेश कर सके और उनके मफादात का बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो इसलिए जो है ये जो बेसिक पॉइंट था उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो है वो इजलास किया। और नवाब सलीम उल्लाह खान जो है, नवाब सलीम उल्लाह खान जो है उन्होंने देन प्रेजेंटेड अ रेजोल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब वो कहता है कि उन्होंने एक करारदाद पेश की नवाब सलीम उल्लाह खान ने, जिसमें उन्होंने एक सियासी जमात जो मुसलमानों की है उसको रिप्रेजेंट, उसके बनाने के लिए जो है करारदाद पेश की। एंड हेंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड ऑन 30 दिसंबर 1906। इस तरह से मुस्लिम लीग जो है 30 दिसंबर 1906 को वजूद में आई। यानी बेसिकली जो है जो उसके लिए जो स्टेप उठाया गया एक नई पार्टी बनाने के लिए और उसके लिए इजलास हुआ, उसका बेसिक मकसद ये था कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात होनी चाहिए जो उनके मफादात के लिए काम कर सके। और इसलिए जो है वो कहता है कि इस इजलास के बाद मुसलमान रहनुमा जो थे उन्होंने गैर रस्मी इजलास जो है वो मुनक्कद किया। और उसमें उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम कन्फेडरेशन के नाम से एक सियासी जमात का क़याम अमल में लाए। ठीक है, सियासी जमात जो है, जो मुस्लिम लीग जो है उसको मुस्लिम कन्फेडरेशन, इंडिया मुस्लिम कन्फेडरेशन जो है उसके नाम से जाना जाता है। और इसको दिसंबर में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका इजलास जो ढाका में मुनक्कद होता है, इसमें इसका नाम जो है वो तजवीज़ किया जाता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, एक गैर सियासी इदारा जो है था, तो इसलिए मोहम्मदन एजुकेशनल जो इदारा है उसको जो है वो सियासी नोयत के हवाले से जो है वो नहीं था, तालीमी हवाले से था। तो इसलिए जो है वहाँ पर इसको मरकज़ बनाया गया और वहाँ पर जो है ये मीटिंग हेल्ड की गई। उसके बाद वो कहता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब बेसिकली अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं, लेकिन यह कि उससे पहले हमारे पास उर्दू वालों के पास थोड़ा सा जो है इसके बारे में बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि इंग्लिश वालों के पास नहीं है, तो उसको देख लें एक दफ़ा। अब वो कहता है कि जब ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई और इसमें डिसाइड कर लिया गया एक सियासी जमात के बारे में, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने इन इजलासों में सियासी मामला ज़ेर बहस लाने को सख्ती से मना किया था और लिहाजा मुजवज़ा मुसलमान सियासी जमात का क़याम अमल में लाने के लिए कॉन्फ्रेंस के बाकायदा इजलास के फ़ौरन बाद एक गैर रस्मी इजलास मुनक्कद किया गया जिसकी सदारत नवाब वकारुल मुल्क ने की। अब यहाँ पे उसने गैर सियासी जो है इदारा यूज़ किया, उसके अलावा उसने एक गैर रस्मी जो है वो इजलास का, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंडर हुई थी, तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने इस चीज़ से सख्ती से मना किया हुआ था कि कोई भी सियासी मामला यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने गैर मामूली जो है वो गैर रस्मी इजलास जो है वो किया, जिसकी सदारत नवाब वकारुल मुल्क ने की, ताकि जो है बाकायदा उस चीज़ पे बहस हो सके। और उन्होंने अपने सदारती खुतबे में कहा कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग सियासी जमात का क़याम करें। और सदारती खुतबे के बाद इजलास में करारदाद पेश की जिसके तहत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुस्लिम सियासी जमात का क़याम अमल में लाया गया। अब यहाँ पे आके हम उसके बुनियादी जो मकासद हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बुनियादी मकासद बेसिकली क्या हैं
और वो क्या मकासद थे जिनके लिए जो है मुस्लिम लीग का बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया। अब मेन पॉइंट्स में देखें, फर्स्ट वन है टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम, यानी हिफाजत की जाए, तहफ़्फ़ुज़ किया जाए मुसलमानों के इंटरेस्ट का या मुसलमानों के जो मफादात हैं उनका जो है वो दीगर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसके अलावा उनकी ख्वाहिशात और मुतालबात जो हैं उनको मुनासिब अंदाज से हुकूमत के सामने पेश करना, यानी उनकी जो डिमांड्स हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पीसफुल मैनर से और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के हवाले से जो है यानी बाकायदा कानूनी तरीके से उसको पेश किया जाए ताकि किसी को उस चीज़ पे कोई एतराज़ ना हो। फिर उसके बाद टू क्रिएट फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, यानी उनके दरमियान में रिस्पेक्ट या एहतराम की फीलिंग जो है वो पैदा की जाए, एंड गुड विल फॉर द गवर्नमेंट अमॉन्गस्ट द मुस्लिम्स एंड द रिमूव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ दे माइट हैव रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस। अब वो कहता है कि उनके दिल में जो बेसिकली मुसलमानों के दिल में अंग्रेज़ों के लिए वफादारी का जज्बात को फ़रोग दिया जाए और उनके हुकूमत के जो इक़दाम हैं या इदारों के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं उनको भी दूर किया जाए, यानी जो मुसलमान अंग्रेज़ों की तरफ से जो है वो बदजन हो गए थे और अंग्रेज़ मुसलमानों की तरफ से बदजन थे और उनका ये ख्याल था अंग्रेज़ों का कि जो कुछ भी यहाँ पे हिंदुस्तान में ख़राबियाँ हो रही हैं वो मुसलमानों की वजह से हो रही हैं। तो इसलिए बेसिकली दोनों के दरमियान में कदूरतें जो है वो दूर करने, गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की गई। फिर आगे टू क्रिएट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन द मुस्लिम एंड अदर इंडियन कम्यूनिटीज़, मुसलमानों और बाकी जो जितनी भी हिंदुस्तानी कम्यूनिटीज़ हैं उनके दरमियान में भाईचारे की जो फ़ज़ा है या इन तमाम कौमियतों के दरमियान में मनफी जो जज्बात हैं उनको बढ़ने से रोकना, यानी गलत जो जज्बात उभरे हैं या उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है जो फीलिंग्स हैं उनको काम किया जाए, ऐसे जज्बात को काम किया जाए जिनकी वजह से मनफी असरात जो है वो पड़ रहे हैं या नेगेटिव इफेक्ट उनका आ रहा है। तो इसलिए जो है बेसिकली ये तीन वो बेसिक मकासद है कि जिन पर मुस्लिम लीग ने काम करना था। अब वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, यानी बेसिकली जो है मुस्लिम लीग का एजेंडा क्या था या मुस्लिम लीग का क़याम जो हुआ था उसके बेसिक मकासद जो है वो क्या थे। तो अब वो कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग द वाज ड्राफ्टेड इन 1908। अब वो कहता है कि 1908 में जाकर इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसके बाद जो है सर आगा खान वाज मेड द प्रेसिडेंट एंड बोथ नवाब मोहसिन अल मुल्क एंड नवाब वकार अल मुल्क वर मेड द जॉइंट सेक्रेटरीज। अब वो कहता है कि सर आगा खान जो हैं उन्हें बनाया गया प्रेसिडेंट और नवाब वकारउल मुल्क जो हैं वो और जो है नवाब मोहसिनुल मुल्क जो हैं इनको जो है जॉइंट सेक्रेटरीज बनाया गया। ठीक है, ये वाले वो दे दिए गए। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम लीडर द मुस्लिम लीग अपीयर्ड ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम एंड मुस्लिम लीग गेन मोर पॉपुलैरिटी विद द ज्वाइनिंग ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। अब वो कहता है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग जो है उसको पॉपुलैरिटी हासिल हुई, उसको शोहरत हासिल हुई और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात के तौर पर जो है वो सामने आई। अच्छा, अब उर्दू वाले लोग जो है वो इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो है हमारे पास तीन लोग इंपॉर्टेंट हैं कि मुस्लिम लीग में एक तो सर आगा खान है जो कि प्रेसिडेंट है, नवाब मोहसिन अल मुल्क और नवाब वकारउल मुल्क जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इसके, और बाद में कायद आज़म जो है उन्होंने भी इसमें शमूलियत अख्तियार किया और उसमें बहुत मकबूलियत में इजाफा हुआ है। कायद आज़म ने 1913 में जाके जो है इसमें शमूलियत अख्तियार किया और ये इंग्लिश वाले लोग भी ऐड करेंगे। इब्तदाई दौर में वो कहता है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों से वफादारी और ताउन जो है उसके हवाले से तलकीन की, मगर 1911 में अब ये वाली चीज़ जो है ये इंग्लिश वालों के पास नहीं है। ठीक है, 1911 में यानी 1911 में बरतानवी हुकूमत में मुसलमानों की ख्वाहिशात के बरक्स तकसीम बंगाल को मनसूख कर दिया, यानी तकसीम बंगाल की एनॉलमेंट होगी, जो कि 1905 में हमने पीछे पढ़ा कि 1905 में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया और उसके बाद 1911 में हिंदुओं की अडदर्मी की वजह से उन्होंने 1911 में इसकी तनसीख यानी एनॉलमेंट कर दी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी 1913 में अपने मकासद में तरमीम की और अपने मकासद में जो है मंदज़ैल नुकात का इजाफा किया। अब वो कहता है कि मुस्लिम लीग ने बेसिकली जो है इनिशियली अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जो मकासद हैं उनमें जाके 1913 में जाके कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आगे मज़ीद जो है वो डिस्कस उसने किया हुआ है कि मुसलमानों की जो अगर लॉयल्टी है या तमाम चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए 1913 में जाकर जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो उस चीज़ पे आती है
कि जो है वो अपने मकासद में थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाती है, अमेंडमेंट्स लाती है और अपनी चेंजेस करती है। तो वो चेंजेस सबसे पहले क्या है, टू मेक एफर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट सूटेबल फॉर इंडिया। पहला जो है हमारे पास है कि हुकूमत जो है उसने किया है कि ख़ुद अख्तियारी के एक ऐसे निज़ाम के असूल के लिए कोशिश की जाए जो हिंदुस्तान के लिए मौजू हो, यानी ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें तमाम अक़लीतें जो है उनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं और बराबर जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, सियासत में भी, एजुकेशन में भी और कारोबार में, रोज़गार में, हर चीज़ में। अब वो कहता है कि नेक्स्ट उसमें अगर देखें तो टू क्रिएट गुड रिलेशंस, feeling of goodwill and desire to cooperate with other communities and political organizations for the establishment of self rule। यानी इस मकसद के लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की दूसरी कौमीतें जो हैं और सियासी तंजीमों के साथ खुशगवार ताल्लुकात, ताउन और इश्तराक के अमल को फ़रोग़ दिया जाए। यानी इस मकसद के लिए बेसिकली दूसरी कौमों के साथ हमने जो है गुड रिलेशन कायम करने हैं, फीलिंग ऑफ गुडविल यानी अच्छे जज्बात जो है वो रखने हैं, डिज़ायर टू कोऑपरेट और एक दूसरे के साथ ताउन करने की जो फ़िज़ा है उसको पैदा करना है ताकि हमारे अंदर ताउन और इश्तराक को फ़रोग़ मिल सके। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम लीग के मकासद में इस तब्दीली के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में ताउन का एक मुख्तसर दौर शुरू होता है जिसका नतीजा 1916 में आके निकलता है। उसके सूरत में मिसाक लखनऊ की सूरत में, मिसाक लखनऊ 1916 की बात हो रही है। गर्ल्स इंग्लिश वाले लोग जो है इसको अपने पास मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास नहीं है। 1916 के हवाले से अगर देखा जाए तो 1916 में मिसाक लखनऊ होता है और मिसाक लखनऊ जो है वो एक अहम जो है वो पैक्ट है कि जिसकी वजह से मुसलमान जो है और हिंदुओं के दरमियान में कुछ हद तक जो है वो फासले जो है वो कम हुए, कुछ हद तक जो हालात थे वो बेहतर हुए। जी तो गर्ल्स, अगर हम उर्दू वालों के सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास जो है इंग्लिश में जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंस एंड सक्सेस ऑफ मुस्लिम लीग है या अचीवमेंट है, तो इसमें सिर्फ अचीवमेंट ऑफ राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आपका है। बाकी ये सारा जो है पेज नंबर 21 पे ये वाली आपकी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये देखें इसमें लखनऊ पैक्ट है और बाकी ये तमाम चीज़ें आपकी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हम मिसाक लखनऊ को डिस्कस कर रहे थे। मिसाक लखनऊ जो है 1916 में होता है और उसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट की हम बात करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के वाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लिश और उर्दू वालों को थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लें। सेपरेट इलेक्टोरेट का अचीवमेंट ऑफ राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इट वाज द डिमांड ऑफ द शिमला डेपुटेशन दैट द मुस्लिम शुड बी गिवन द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दिस डिमांड ऑफ द मुस्लिम वाज एक्सेप्टेड इन 1909 मिंटो मॉर्ले मिंटो। अब वो कहता है कि हमारे पास उर्दू वालों की जो सिलेबस को हम देखें तो हम यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ उसने दी है कि जुदागाना तर्ज इंतखाब जो हमारा राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, यानी हमारे जो मुसलमान इलाके हैं वहाँ पे मुसलमान नुमाइंदे ही खड़े होंगे, बगैर किसी शर्त के तस्लीम कर लिया गया। और इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पे दी गई कि मुस्लिम अकलीती सूबों में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब, यानी जितनी उनकी पॉपुलेशन है उस रेशो से जो है ज़्यादा नशिस्तें दी जाएंगी, यानी उनके पास में जो कुछ भी किरदार आया उसको मद्देनज़र रखते हुए वेटेज दिया जाएगा, यानी उनको बेनिफिट इस चीज़ का दिया जाएगा कि जो है अगर वो उन इलाकों में तादाद में कम भी हैं लेकिन पास में उनका असर रसूख और वो जो है ज़्यादा था तो उनकी उस रिस्पेक्ट के हवाले से, उस ग्लोरी के हवाले से जो है उनको अहमियत दी जाएगी। और उसके बाद जो है फिर हमने डिस्कस कर रहे थे 1916 को, मिसाक लखनऊ को। ये मैंने इसलिए पहले करवा दिया कि इंग्लिश और उर्दू वाले जो हैं उनको आपस में वो कोऑर्डिनेशन उनकी हो जाए। अब 1916 में जाके मुसलमानों के ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होते हैं हिंदुओं के साथ भी, और हिंदू और मुसलमान आपस में थोड़ा सा इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। तो इस इकट्ठा होने की जो एक वजह थी या इसमें जो एफ़र्ट्स की थी वो कायद-ए-आज़म की बेसिकली एफ़र्ट्स थी। कायद-ए-आज़म ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर फोकस किया और उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की जिसकी वजह से 1916 में मुसलमानों के दरमियान में एक मुआहदा हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट कहा गया। और मुस्लिम लीग जो है
उसके दरमियान में और कांग्रेस के दरमियान में जो है वो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से जो है वो कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और पहली दफ़ा जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एक्नॉलेज किया और ये एक्सेप्ट किया कि वो उसकी एक अलग जो है वो शनाख्त है और मुसलमानों का जो इत्तेहाद था या जिसके नतीजे में जो है वो कहता है कि ऐसा मुआहदा था जिसमें अगले 5 साल तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एक आर्जी मगर एक अहम दौर जारी रहा, यानी 5 साल तक थोड़ा सुकून हो गया और इस माहे को मिसाक लखनऊ का वो ना नाम देता है। और इसको मुमकिन बनाने में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उनकी एफ़र्ट्स रही हैं और ये बेसिकली हिंदुस्तान में मुस्तकबिल के आइनी ढांचे के लिए बनाया गया था ताकि जो भी मुसलमानों और हिंदुओं के एतराज़ात हैं उनको कुछ हद तक हल कर लिया जाए। तो इसलिए वो कहता है कि बेसिकली इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उसमें हमारे पास है कि आखिर में जाकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है तहरीक खिलाफत जो है उसके अख्ताम तक जारी रहता है। तहरीक खिलाफत इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो तहरीक जो कि हमने खिलाफत के लिए चलाई थी और हिंदुओं ने भी पहले उसमें जो है वो हमारा साथ देने के लिए कहा, लेकिन ये है कि आखिर में जाके ये मिसाक लखनऊ जो है आखिर ये इत्तेहाद ख़त्म हुआ खिलाफत मूवमेंट पे। उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।